जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं स्वयं तिवारी सर, डायरेक्टर ऑफ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। और आप सभी लोग फर्स्ट ईयर में हैं। हमें आप सुन रहे हैं, हमें आप देख रहे हैं। तो आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो आप सभी लोग 10वीं में अच्छे से फिजिक्स पढ़ा होगा, 9वीं में भी पढ़ा होगा। तो जो आप लोगों ने 9वीं और 10वीं में पढ़ा है ना, वही सेम कोर्स जो है यहाँ पर आपको 11th में पढ़ना है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे फिजिक्स में अच्छे अंक हासिल करना है, आप सभी लोगों को बहुत विधिवत तरीके से बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि तिवारी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। प्यारे बच्चों, हम लोग लगे हुए हैं आप सभी लोगों के जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे से कराने के लिए। साथ ही साथ जो है जब आप 11th और 12th दोनों साल हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे, तो प्यारे बच्चों आगे जब आप लोग किसी भी जो है प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है आज का वो क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, ये चीज जो है देखिएगा आपके सामने जो है स्लाइड भी आपको दिखती जाएंगी। जो चीज यहां पर पढ़ाया जा रहा है वो चीज यहां पर दिखता जाएगा। जैसे सब्जेक्ट का नाम है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। ठीक है, आप लोग फिजिक्स कहते हैं, लेकिन वास्तव में आपके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट का नाम है ये आपको याद रखना है, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, ये विषय का नाम है। चलिए देखते हैं क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, स्टार्ट क्या करना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए फिजिक्स। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति बच्चों ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स जो ये इंग्लिश में फिजिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ फिजिक्स, और हिंदी में इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और इसे संस्कृत में कहते हैं भौतिकी। अब ये जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है। और फ्यूसिस का मतलब होता बच्चों नेचर, नेचर का मतलब होता प्रकृति। ठीक है, तो यहां पर लिखा है बच्चों, देखिएगा, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, यहां पर देखिएगा फ्यूसिस लिखा हुआ है। फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ है नेचर, नेचर का मतलब होता प्रकृति। देखिए बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। नोट कर लो सभी लोग, यहां पर इंग्लिश में हमने लिख दिया, बट हिंदी में आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिएगा सभी लोग। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ है नेचर, और नेचर का मतलब बच्चों होता है प्रकृति। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो फिजिक्स आया है वो फ्यूसिस से आया है। और फ्यूसिस जो है किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का। देखिए ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका अर्थ है नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति। इसका मतलब यह है बच्चों, जो फिजिक्स है, जो भौतिकी है, जो भौतिक विज्ञान है, देखो हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, संस्कृत में इसे जो है भौतिकी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको भौतिकी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको फिजिक्स लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको भौतिक विज्ञान जो है लिखा मिलेगा। तो सबका एक ही अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, संस्कृत में इसे जो है भौतिकी कहते हैं, लिखा हुआ है इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट, इसका जो संस्कृत समतुल्य है वो भौतिकी है। क्या चीज है? भौतिकी है। तो भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब नेचर, नेचर का अर्थ है प्रकृति।
तो विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की शाखा है, हमने बता भी रखा पहले भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों जो है विज्ञान की शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, और नेचर में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन कराती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन कराने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या जो है इतना ही आप याद रखिए, प्रकृति व प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन कौन कराती है? फिजिक्स कराती है। तो देखिएगा यहां पर, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यहां पर लिखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, का मतलब यह है कि प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा को भौतिक विज्ञान, भौतिकी, ठीक है, या फिजिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो सबसे पहले बच्चों ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यहां पर इंग्लिश में लिखा है बट हिंदी में नोट कर लो आप सभी लोग। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलो, है ना। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं उन सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास, क्योंकि एग्जाम के समय वही नोट्स काम आएगा। जो आपने नोट्स बना रखा होगा, लेक्चर बाय लेक्चर के नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? नोट करिए क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान हेडिंग डालिए। अब लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, यहां पर अगला पॉइंट आपको क्या जानना है बच्चों कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगला पॉइंट क्या आपको जानना है कि भाई भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यह आपको जानना है। तो प्यारे बच्चों, वे राशियां, ध्यान से सुनिएगा, वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly is defined as physical quantities। वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अगर आपसे हम पूछें भाई बताओ भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो आप यही कहोगे वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा, लंबाई एक भौतिक राशि है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि लंबाई को आप माप सकते हो। जैसे कोई छड़ है ना, कोई रॉड है, उस रॉड की कितनी लंबाई है उस लंबाई को आप माप सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई खेत है, उस खेत का लंबाई माप सकते हो, चौड़ाई माप सकते हो, चौड़ाई को भी माप सकते हो, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी माप सकते हो। जैसे जो है आप मार्केट जाते हो तो क्या कहते हो, भैया 5 किलोग्राम आलू दे दीजिए, 5 किलोग्राम आलू दे दीजिए, तो किलोग्राम में वो देता है कि नहीं देता है, तो किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान को मापा जा सकता है। स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, चाल का भी मापन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये जो ट्रेन चलती है, कोई पर्टिकुलर विशेष ट्रेन का नाम आप लोग जानते होंगे और ये आपको पता रहता है इसकी भाई गति किस स्पीड से चलती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो समझ जाना स्पीड है, वो गति है। स्पीड का मतलब गति मतलब चाल, तो स्पीड को मापा जा सकता है। बेग, बेग का मतलब बच्चों वेलोसिटी होता है, बेग को भी मापा जा सकता है, समय को भी मापा जा सकता है। तो वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई है, द्रव्यमान है, चाल है, बेग है, समय है इत्यादि। तो ये चीज मापा जा सकता है, इन सबको मापा जा सकता है, इसलिए इनको कहते हैं भौतिक राशियां। क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो बच्चों, किसे मापा नहीं जा सकता,
जिन्हें मापा ना जा सके उन्हें भौतिक राशियां नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन राशियों को माप सकते हो उन्हें तो भौतिक राशियां कहोगे, लेकिन जिनका मापन नहीं हो सकता उनको भौतिक राशियां नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों यहां पर देखो हमने लिखा है हेट। हेट का मतलब घृणा। कोई व्यक्ति आपसे कितना घृणा करता है, क्या इसका मापन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो कम घृणा करता है कि ज्यादा घृणा करता है, इसका मापन हो ही नहीं सकता। इसलिए घृणा जो है भौतिक राशि नहीं है। इसी तरीके से बच्चों लब, लब का मतलब प्यार। अब कोई व्यक्ति कितना प्यार करता है, आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं, आप माप पाओगे? कभी उसका मापन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों जो है लब, लब का मतलब प्यार, प्यार भौतिक राशि नहीं है। इसी तरीके से बच्चों सौरो, सौरो का मतलब दुख। तो कोई व्यक्ति कितना दुखी है तो क्या उसके दुख का मापन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए दुख यानी सारो, सारो जो यहां लिखा है देखिएगा, सारो का मतलब होता दुख, दुख का मापन नहीं हो सकता। इसी तरीके से बच्चों पाप, पाप का भी मापन नहीं हो सकता। ठीक है, पाप का मापन नहीं हो सकता है। ठीक है, और लब का मापन नहीं हो सकता। विष, विष का मतलब इच्छा, इच्छा का भी मापन नहीं हो सकता। तो जैसे यहां पर हेट है, लब है, विष है, सारो है, पाप है, ये ऐसी राशियां हैं जिनको माप नहीं सकते हो। जिनको माप नहीं सकते हो प्यारे बच्चों, उनको आप क्या कहोगे? वो भौतिक राशियां नहीं है। लेकिन जिनको माप सकते हो उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। क्लियर है ना? ये ऐसी भौतिक राशियां लिखा गया है जिनका मापन नहीं हो सकता, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला कंटेंट क्या पढ़ना बच्चों? भौतिक राशियां होती कितनी प्रकार की हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपको समझना कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की? 3। पहला है बच्चों यहां पर मूल राशि। ये फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट यहां पर मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता मूल राशियां। दूसरा बच्चों यहां पर दूसरा पॉइंट है व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा बच्चों यहां पर पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां। कौन सी? मूल राशियां, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब पूरक राशियां। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। इनको याद रखिएगा। जब भी आपसे कोई पूछे भाई बताओ भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तुरंत कहना 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। 3 हो गई, 3 हो जाएंगी। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ में, कॉपी पेन लेकर के बैठो, वीडियो को वॉच करते रहो और नोट्स बनाते रहो बच्चों। मैं ये वादा करता हूं फिजिक्स आपको 100% जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आज तो ये पहला लेक्चर है, लेकिन बच्चों इसी तरीके से आपको सारे जो है लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। विधिवत तरीके से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और अपने मित्रों को भी बताइए, सभी लोग जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला पॉइंट क्या है? अभी इनके बारे में जानेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और पूरक राशियां क्या होती हैं। अभी हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल समझेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है कि ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको समझना कि मापन क्या होता है। मापन का मतलब बच्चों मेजरमेंट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता बच्चों? मापन क्या है? मापन का मतलब यह है, जैसे मान लो आपने लंबाई मापा, मान लो कोई छड़ है, कोई रॉड है, मान लो इस तरीके से कोई रॉड है, इस रॉड की लंबाई आपने मापा और मापने के बाद जो है आपने कहा भाई ये 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबा है, ठीक है। तो 3 बोला और मीटर बोल दिया, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का लंबाई आपने मापा है, लंबाई आपने मापा तभी तो आपने कहा 3 मीटर आया। तो किसी भौतिक राशि का, और जो मीटर है उसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक, ठीक है। जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन। मापन का मतलब मेजरमेंट। मापन का मतलब मेजरमेंट। क्या होता मेजरमेंट?
किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, कंपेयर करना मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। यहां पर बच्चों इंग्लिश में देखिएगा लिखा हुआ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, अननोन क्वांटिटी का मतलब अज्ञात राशि का, विद सम नोन क्वांटिटी, किसी ज्ञात राशि के साथ जो है तुलना करना क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। सेम काइंड, यहां पर लिखा सेम काइंड, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। हिंदी में किसी अज्ञात राशि का, किसी अज्ञात राशि का समान प्रकार की ज्ञात राशि अर्थात उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। हमने साधारण सी भाषा में हमने एक लाइन में परिभाषा मापन की आपको बताया। क्या बताया? किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चों। यहां पर मापन समझ में आ गया आपको। अब देखो बच्चों, अगर किसी भौतिक राशि को हमें मापना है, किसी भी भौतिक राशि को हमें मापना है तो हमें बच्चों दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने चीजों की जरूरत पड़ती है? दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मेजरमेंट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहली चीज का नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है आंकिक मान, और दूसरी चीज जो होती है उसका नाम है यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, जिसको मात्रक के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक आंकिक मान, जिसको अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। नंबर दो मात्रक, मात्रक मतलब यूनिट, या बच्चों इसे इकाई के नाम से भी जानते हैं, इसे इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? तो आप कहेंगे दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी? नंबर एक आंकिक मान, नंबर दो यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, इकाई का मतलब मात्रक। ठीक है, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब यह जानना है बच्चों कि मात्रक क्या होता है, इकाई क्या चीज है, यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा किसी क्षण की लंबाई 15 मीटर है, किसी क्षण की लंबाई 15 मीटर है, तो आपने मापा लंबाई को 15 मीटर है, तो 15 मीटर, जो 15 है ना वो आंकिक मान है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। लंबाई आपने मापा 15 मीटर। मान लो किसी क्षण की लंबाई, ये मान लो कोई रॉड है ना, ये कोई रॉड है बच्चों, इसकी आपने लंबाई मापा, लंबाई एक भौतिक राशि है, और ये आंसर आपने निकाला कि भाई 15 मीटर है, लंबाई 15 मीटर है। तो यहां पर ये जो लंबाई है बच्चों, ये भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो 15 बोल रहे हो ना, ये आंकिक मान है। ये क्या चीज है? ये आंकिक मान है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, और बच्चों ये मीटर जो है ना, ये मात्रक है, ये मात्रक है। ठीक है, ये यूनिट है। तो भौतिक राशि, अगर किसी भौतिक राशि को मापना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका आंकिक मान होना चाहिए, दूसरा उसका मात्रक होना चाहिए। तो हमें यह जानना है कि मात्रक होता क्या है, मात्रक कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज यूनिट। किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें कोई भी भौतिक राशि मापी जाती है। जिसमें हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। समझ में आ रहा ना सबको? तो क्या हम बोल रहे हैं? किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को? तो यहां पर हमने मात्रक की परिभाषा लिख दिया है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। क्लियर है? इंग्लिश में भी बताना चाहेंगे हम, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं ध्यान दें, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड इन विच
फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड, जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है उसे कहते हैं क्या? मात्रक या इकाई कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक। हमने बताया मात्रक क्या है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट आगे बच्चों देखिएगा, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अभी हमने कहा कि भाई अगर ये बात करें, ये मान लो कोई क्षण की लंबाई हमने मापा और क्षण की लंबाई बच्चों 1 मीटर है। कितने मीटर है? 1 मीटर है। ऐसे समझना, इस रॉड की लंबाई कितने मीटर आई? 1 मीटर। तो बच्चों ये तो है भौतिक राशि, ये तो क्लियर हो रहा होगा, भौतिक राशि, ये आपका भौतिक राशि है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चों ये जो 1 लिखा है ना, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो मीटर है बच्चों, ये मात्रक है, मात्रक का मतलब इकाई है, यूनिट। इसको बच्चों यू लिख दो और इसको जो है हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लिख दें और फिजिकल क्वांटिटी को पी लिख दें। तो P बराबर एन यू। कोई भी भौतिक राशि किस स्वरूप में होगी? P बराबर एन यू के रूप में होगी। कोई भी भौतिक राशि जो P होगी, फिजिकल क्वांटिटी जो P होगी, वो एन यू के रूप में होगी। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, यू का मतलब क्या होता बच्चों? यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पर ये 1 है और यहां पर मात्रक जो है मीटर लिया गया है। इसी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, जो 1 मीटर है ना, इसी एल को, इसी लंबाई को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहां पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये आपका जो है बड़ी हो गई, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहां पर आंकिक मान 100 है। 1 मीटर लंबाई बोलो या 100 सेंटीमीटर लंबाई बोलो, दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों चाहे आप कहो किसी क्षण की लंबाई 1 मीटर है और चाहे आप बोलो किसी क्षण की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, दोनों का अर्थ तो एक ही होगा ना, 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो। तो बच्चों यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू यन का मान छोटा है तो मात्रक यहां बड़ा है। मीटर बड़ा होता, सेंटीमीटर छोटा होता है। मीटर क्या होता? मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। मीटर बड़ा होता, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो ये मीटर बड़ा है, तो अगर मात्रक बड़ा होगा तो उसका आंकिक मान छोटा होगा, और अगर मात्रक छोटा होगा तो उसका आंकिक मान बड़ा होगा। क्लियर है ना? मतलब अगर आंकिक मान ज्यादा होगा तो मात्रक छोटा होगा, आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा होगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। क्या उल्टा है? कि भाई आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा, मात्रक छोटा हो जाएगा। आंकिक मान अगर आंकिक मान घटेगा, ऐसे समझो, घट गया, कम हो गया, 1 हो गया, 100 से 1 हो गया, घटेगा तो मात्रक बढ़ेगा, और अगर आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, है ना? उल्टा हुआ ना, मात्रक छोटा, आंकिक मान बड़ा, मात्रक बड़ा, आंकिक मान छोटा, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है n, मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। n का मतलब आंकिक मान, u का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, इकाई का मतलब मात्रक, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर जो है n व्युत्क्रमानुपाती u है तो यहां पर n, ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक यहां पर कांस्टेंट k लिख दिया जाता है, k/u, ठीक है, k/u। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए बच्चों यहां पर एक नियतांक k लिख देते हैं, k/u हो जाएगा, और यहां पर ये तिरछा गुणा कर दो, n गुणे u, तो n गुणे u बराबर k, और k को क्या बोलते हैं बच्चों? नियतांक। k को क्या बोलते हैं? नियतांक। तो n व्युत्क्रमानुपाती u अर्थात n बराबर k/u, k का मतलब कोई नियतांक है, तो n इंटू यू बराबर क्या होगा? नियतांक होगा। कहने का मतलब यह है बच्चों, 1 मीटर का जो अर्थ है, अगर 1 मीटर का अर्थ पूछें तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर का जो अर्थ होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर बच्चों इस 1 को n1 लिख दें, न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पर चेंज होकर के n2 हो गया,
यहाँ पर मात्रक मीटर था तो U1 मान लो इसको, और यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, U2 हो गया। तो बच्चों N1 U1 बराबर क्या होगा, N2 U2। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर है सब लोगों को, N1 U1 बराबर N2 U2। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना, याद भी करते चलना है अच्छे से, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं आपके पास, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बच्चों देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मात्रक के लक्षण आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। मात्रक के लक्षण लिखिए, या मात्रक के 2 या 3 लक्षण लिखिए। तो लक्षण आपको याद रखना होगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण हैं, उनको हम लोगों को देखना है बच्चों। 1 बाय 1 कॉपी में नोट करते चलना है। पहला लक्षण देखिएगा, भौतिक राशि के मापन के लिए मापक के रूप में चुने जाने वाले मात्रक, मतलब जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है उसे ही तो मात्रक कहते हैं। तो मापक के रूप में, ठीक है, देखिए भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के रूप में, मानक मतलब स्टैंडर्ड, मानक का मतलब स्टैंडर्ड के रूप में चुने जाने वाले मात्रक, जो चुना जाने वाला मात्रक है में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनको 1 बाय 1 देखिएगा आप सभी लोग। पहला जो लक्षण है मात्रक का वो ये है कि मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। मतलब जो यूनिट हो ना, जिस यूनिट में भौतिक राशि मापी जा रही है वो इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनली जो है क्या हो, वैलिड हो, अंतरराष्ट्रीय। ऐसा नहीं है कि वो मात्रक जो है आपके गांव में वैलिड है तो वो कानपुर में वैलिड ना हो, वो हर जगह वैलिड हो। मतलब जिसमें कोई भौतिक राशि का मापन करो वो हर जगह वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा जो है हम लोग सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनली जो है वैलिड नहीं होता है, हर जगह वो मान्य नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो मात्रक नहीं है, मात्रक वो होगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा, जो हर जगह वैलिड होगा। समझ गए बात कि नहीं, जो भारत में वैलिड होगा वही पाकिस्तान में होगा, वही अमेरिका में होगा, वही हर जगह होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भाई मात्रक का पहला लक्षण यह है, मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। दूसरा लक्षण है इसका परिमाण निश्चित हो, इसका जो मैग्नीट्यूड हो बच्चों वो फिक्स होना चाहिए, इसका परिमाण निश्चित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है यहां पर, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। और चौथा, यह सुलभता से उपलब्ध हो, है ना, ये सुलभता से आसानी से उपलब्ध हो। और पांचवा है यह अन्य भौतिक कारकों से प्रभावित ना हो, अन्य फिजिकल फैक्टर उस पर कोई भी प्रभाव ना डालें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे कौन से लक्षण है नेक्स्ट स्लाइड में। इसके परिभाषण का आधार नष्ट ना हो, मतलब जिस बेसिस पर इसे डिफाइन किया गया हो, इसे परिभाषित किया गया हो, वो नष्ट ना हो, ध्यान दीजिएगा, नष्ट ना हो सके। और अगला है किसी भौतिक राशि के मापन के समय उसका आंकिक मान इसके मात्रक के परिमाण की तुलना में, ठीक है, ना तो बहुत अधिक होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। मतलब किसी भौतिक राशि के मापन के समय, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आंकिक मान, उसके मात्रक के परिमाण से ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए। तो बच्चों ये हमने बताया कि मात्रक के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हमने वही बात बताया, फिर उसी पॉइंट पर हम घूम कर आ गए कि हमने आपको भौतिक राशियां बताया था। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, जो है मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। अब देखो यहां पर आपको क्या पढ़ना है कि भाई मूल राशियां क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, अब हम लोगों को यह जानना है, ठीक है। देखो बच्चों यहां पर मूल राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें बच्चों कहते हैं मूल राशियां। समझ गए ना, वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो
वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है बच्चों, लंबाई किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करेगा, यह स्वतंत्र है। द्रव्यमान है ना, ये किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करेगा, स्वतंत्र है। समय किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करेगा, स्वतंत्र है। तो ये मूल राशियां हैं। ये क्या है? मूल राशियां हैं। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां का मतलब होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां, जैसा कि नाम बताता है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न होती हैं किससे? मूल राशियों से। वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। समझ में आ रहा? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों व्युत्पन्न राशियां, जैसे यहां पर चाल हो गया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर बच्चों दूरी बटे समय। देखो दूरी एक लंबाई है बच्चों, लंबाई है, तो लंबाई मूल राशि है, समय क्या है? मूल राशि है। तो देखो मूल राशियों पर निर्भर किया चाल, तो चाल कैसी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों वेग है, वेग, वेलोसिटी, वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन बटे समय। विस्थापन बच्चों लंबाई है, विस्थापन बच्चों लंबाई है, तो लंबाई जो है मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है वेग, तो वेग को कहेंगे व्युत्पन्न है। वेग को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न है। तो चाल व्युत्पन्न राशि है, वेग व्युत्पन्न राशि है। त्वरण, त्वरण बराबर होगा बच्चों, त्वरण बराबर वेग, त्वरण बराबर होगा वेग बटे समय। बच्चों जब वेग आपका व्युत्पन्न है ना, जब वेग भी उत्पन्न है तो त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगी? डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, व्युत्पन्न हो जाएगी। इसी तरीके से घनत्व की बात करें, ये देखिए घनत्व, घनत्व बराबर होता है बच्चों डेंसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, मास अपान आयतन, मास अपान आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता बच्चों। यहां पर द्रव्यमान ये मूल राशि है और ये घनत्व जो ये जो आयतन है व्युत्पन्न राशि है। तो जब ये व्युत्पन्न है तो ये भी क्या होगी? ये भी व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, तो घनत्व व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों होगा। लंबाई मूल राशि है ना, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। तो मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों आयतन है, आयतन बराबर होता है वॉल्यूम का मतलब आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लंबाई ही होता है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। तो मूल राशियों से उत्पन्न हुआ आयतन, तो आयतन को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने क्लियर किया कि वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं, और वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, या वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइड। यहां पर बच्चों जैसे अभी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि मात्रक क्या होता है। मात्रक का मतलब, मात्रक किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। अब जैसे हमने बताया कि भाई भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, और पूरक राशियां। इसी प्रकार से बच्चों अभी हम आपको बताएंगे कितनी मूल राशियां हैं, कितनी पूरक राशियां, वो सब क्लियर कर देंगे। तो अगर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, ये तीन राशियां हैं तो मात्रक भी बच्चों तीन होंगे। अगर राशियां तीन प्रकार की होती हैं तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? जो है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, और तीसरा होगा जो है सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका मतलब होता है पूरक मात्रक। तो मात्रक बच्चों इस तरीके से तीन प्रकार का हो जाएगा, मूल मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा, और जो है सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगी। फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। इतना क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। यूनिट क्या है? यूनिट फिर से चाहो लिख लो, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। चूंकि भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं इसलिए मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर बच्चों
अगला पॉइंट आपको पढ़ना है कि भाई मात्रकों की पद्धतियां क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मात्रकों की पद्धतियां, प्रणालियां, चाहे पद्धतियां बोलो चाहे प्रणालियां बोलो, सबका एक ही मतलब है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मतलब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों का जो कंप्लीट सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, मात्रकों की पद्धतियां का क्या मतलब है, मूल मात्रकों की पद्धतियां का क्या मतलब है, देखिए बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मतलब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पूरे का कंप्लीट जो सेट होता है उसे सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। बच्चों मात्रकों की पद्धतियां देखिए कौन कौन सी हैं। मात्रकों की पद्धतियों में पहली पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति, इसको क्या बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम का मतलब सीजीएस प्रणाली, ये आपका एफपीएस सिस्टम है, इसका मतलब एफपीएस प्रणाली। और ये बच्चों आपका एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, एमकेएस पद्धति और एसआई प्रणाली। ये मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 मात्रकों की ये मुख्य 4 पद्धतियां हमने यहां पर दिखाया है। एक आपका है सीजीएस प्रणाली, दूसरा आपका है एमकेएस प्रणाली, तीसरा आपका है एफपीएस प्रणाली, चौथा है आपका एसआई प्रणाली, ठीक है। तो ये मात्रकों की पद्धतियां हैं बच्चों। यहां पर सीजीएस का क्या मतलब है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का मतलब लंबाई का मात्रक। इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर लिया जाएगा, द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम लिया जाएगा, समय के मात्रक को सेकंड लिया जाएगा। सीजीएस स्टैंड्स क्या जो है बताता, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, ठीक है, और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाए सीजीएस पद्धति में क्या पॉइंट आप जानते हो, तो यही कहोगे यह वह पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। इसी तरीके से एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली में क्या होता है बच्चों, एफपीएस का अर्थ क्या है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मतलब लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा, फुट पाउंड सेकंड इसका मतलब है। इस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, यह ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से बच्चों एमकेएस पद्धति, यह आपका एमकेएस प्रणाली है, एमकेएस पद्धति है, मीटर किलोग्राम सेकंड, एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। तो बच्चों लंबाई का मात्रक इस पद्धति में या एमकेएस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक जो है मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकंड होगा, ठीक है, एमकेएस पद्धति। और ये आपका एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली में बच्चों 7 मूल राशियां हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, पद्धति का नाम दिया गया है एफपीएस, वही चीज, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लंबाई का मात्रक इसमें फुट होगा, द्रव्यमान का पाउंड होगा, समय का बच्चों सेकंड होगा। इस तरीके से नोट्स बना लेना। इसी तरीके से सीजीएस प्रणाली, इसको बच्चों कहते हैं फ्रांसीसी पद्धति। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का क्या होगा, ग्राम, समय का क्या होगा, सेकंड, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से एमकेएस पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होगा, क्लियर है। तो एफपीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, यहां पर ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, और जो एमकेएस पद्धति होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, एफपीएस, ठीक है। जो एक शब्द में आंसर देना होगा, 1 से 2 शब्द में देना होगा, वो यही है, एफपीएस पद्धति को और क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, और जो एमकेएस पद्धति को मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बच्चों यहां पर जो चौथी प्रणाली है SI पद्धति में जो है 7 मूल राशियां हैं, इसे बच्चों MKSA पद्धति भी कहा जाता है। MKSA मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, ठीक है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा भी आपको दिखेगी जिसका मात्रक एम्पियर होगा। तो SI प्रणाली में 7 मौलिक राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों का नाम आपको याद रखना है। और बच्चों ये 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां और हैं। हमने आपको बताया कि भौतिक राशियां 3 होती हैं, मूल राशियां और जो है पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो SI प्रणाली में 7 जो है मूल राशियां और उसके अलावा 2 पूरक राशियां हैं। तो 7 और 2 9 को आपको याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी सब की सब व्युत्पन्न होंगी, सब की सब डेराइव्ड होंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां कौन कौन सी हैं यहां पर बच्चों, ये आपकी लंबाई है पहला, ठीक है, मूल राशियों में पहला नंबर है यहां पर लंबाई, इसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लेंथ का मतलब लंबाई। बच्चों द्रव्यमान को मास कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये सब मूल राशियां। SI पद्धति में 7 मूल राशियां, मास और बच्चों यहां पर टाइम हो जाएगा, ठीक है, समय, और ताप का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है, स्पेलिंग सही से लिख दे रहे हैं। यहां पर देखो, इधर देखिएगा, यहां लिख दे रहे हैं लंबाई का मतलब लेंथ, LENGTH लेंथ। दूसरा है यहां पर द्रव्यमान का मतलब बच्चों मास। तीसरा यहां पर लिख दे रहे हैं आपका समय का मतलब टाइम, ठीक है। चौथा बच्चों यहां पर लिख दे रहे हैं आपका ताप का मतलब टेम्परेचर, स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, टेम्परेचर। और पांचवा बच्चों आपका वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और बच्चों छठवां होगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और ये आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये 7 मूल राशियां हैं, इसको इंग्लिश में भी हमने लिख दिया, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो उनको समझ में आ जाए। देयर आर 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। SI प्रणाली में 7 मूल राशियां व 2 पूरक राशियां हैं, उनके नाम यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। पहला है लंबाई, ऐसे याद रखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, याद करना पड़ेगा, आज ही याद कर लो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कितने हो गए? 7, ठीक है। फिर से एक बार, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। और इसके अलावा 2 जो है पूरक राशियां हैं, उनके नाम क्या है? 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनके नाम क्या है? एक का नाम है बच्चों समतल कोण, एक का क्या नाम है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण। दूसरे का नाम क्या है? घन कोण। घन कोण मतलब सॉलिड एंगल, दूसरा घन कोण है। तो इस तरीके से बच्चों पूरक राशियां में जो है 2 होंगी, एक होगा समतल कोण और दूसरा होगा आपका घन कोण, ठीक है। चलिए 7 मूल राशियां हैं और ये मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उनको मूल मात्रक कहेंगे। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उनके जो मात्रक होंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो प्यारे बच्चों लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, ठीक है। लंबाई का मतलब लेंथ बताया था। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और इसका सिंबल क्या होगा? प्रतीक स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मीटर हो जाएगा। लंबाई की यूनिट मीटर होती, स्मॉल एम लिखेंगे। इसी प्रकार से द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, केजी लिखेंगे, ठीक है। समय का सेकंड होगा बच्चों, एस लिख देंगे। ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो कैपिटल के, यहां पर ये गलत लिखा हुआ, कैपिटल के का मतलब केल्विन हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है, यहां पर कैपिटल ए लिख देंगे। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है बच्चों, सीडी लिख देंगे, है ना। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, इसको मोल लिख देंगे। मोल को म्यू भी लिखते हैं, म्यू इसको पढ़ते हैं म्यू है। इस तरीके से 7 मूल राशियां
ये उनके मात्रक और ये उनके प्रतीक सिंबल। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, वो यहां पर हमने आपको बता दिया। ठीक है, याद हो गया होगा। 7 मूल राशियां हैं। कितनी हैं? 7 मूल राशियां। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, एक एक क्लियर करो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक भी बता दें। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या होगा? कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर है? सबके संक्षिप्त में प्रतीक आपको याद होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ 2 पूरक राशियां हैं। 2 पूरक राशियां यहां लिख दे रहे हैं। नंबर 1, 2 पूरक राशियां हैं। एक का नाम है समतल कोण। क्या है? समतल कोण। समतल कोण का मतलब प्लेन एंगल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण बच्चों। और दूसरा है जो है आपका घन कोण। ये पूरक राशियां याद रखिएगा। ये जो है घन कोण, इसको बच्चों सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, या इसे बच्चों ठोस कोण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठोस कोण भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2 ये जो राशियां हमने लिखा है, इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको कहते हैं पूरक राशियां। ठीक है, अब पूरक राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें पूरक मात्रक कहेंगे। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहेंगे। तो बच्चों यहां पर इसका जो मात्रक होता है, इसका समतल कोण का, ये रेडियन होता है। ये क्या होता है? रेडियन, नोट कर लो। और ये जो घन कोण का मात्रक होता है, ये स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन होता है। क्लियर है सब लोगों को? ये लिखा है पूरक राशियां 2 हैं। एक आपका कोण है जिसे समतल कोण मैं बोल रहा हूं, यहां घन कोण है सॉलिड एंगल, इसका मात्रक रेडियन है और इसका मात्रक स्टेरेडियन है। RAD का मतलब रेडियन है, SR लिखने का मतलब स्टेरेडियन है। क्लियर है सभी लोगों को? नोट्स भैया बनाते चलो सब लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ते चलो। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि जो है कम नंबर आए। मेहनत करो, पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूं एक एक चीज कॉपी में नोट करो। इस वीडियो को 2 बार देखो, 2 बार देखो। अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार आप देखिए वीडियो। ये आपका जो है सेव रहेगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी समय आप देख सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखो बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अभी हमने बताया कि भाई मूल राशियां, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं आखिर में? तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं पहले ये जानो। अभी हमने बताया था वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर है बच्चों? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उन्हीं के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बच्चों क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई एक मूल राशि है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे वर्ग मीटर पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। तो ये आपका बच्चों ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। ऊंचाई भी एक लंबाई है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या होगा? मीटर की घात 3, 3 बार है ना। तो ये बच्चों इसको घन मीटर पढ़ते हैं। ऊपर वाले को वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर है बच्चों, और ये जो है आपका घन मीटर। ठीक है, ये घन मीटर है आपका, क्यूबिक मीटर। और बच्चों इसी तरीके से घनत्व, घनत्व, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है और आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है। और ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, क्या सूत्र होता है इसका? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, यहां लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है,
एक चीज ध्यान दो, यहां पर जो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब लिखा है ना, ये 3 यहां पावर में है, ध्यान दीजिएगा। ये जो -3 यहां लिखा है ये यहां नहीं होगा, -3 ऊपर होगा, ठीक है, -3 यहां होगा, ऊपर होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता बच्चों, किलोग्राम, और अभी आयतन का हमने मात्रक बताया क्यूबिक मीटर, मीटर की घात 3। तो इसे पढ़ते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बच्चों बटे को प्रति पढ़ते हैं, किलोग्राम, और ये जो बटा का चिन्ह है ना, इसे प्रति पढ़ते हैं, और प्रति को ऐसे लिख देते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पढ़ेंगे। और इसको अगर ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम, ठीक है, मीटर की घात -3, किलोग्राम मीटर की घात -3, यहां 3 पावर है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे a की पावर m है तो ये नीचे आएगा तो a की पावर -m हो जाता है, या नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में हो जाता है, या नीचे a की पावर m है तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -m हो जाएगा। तो अगर नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो किलोग्राम ऐसे लिखा रहने दो, नीचे मीटर की घात 3 है, ऊपर जाएगा तो मीटर की घात -3 हो जाएगा। ये आपका बच्चों घनत्व हो गया, घनत्व। तो ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके जो ये मात्रक निकल के आ रहे हैं ना, इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड करिए, कुछ और चीजें हम इसी में देख लेते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे हमने आपको बताया क्षेत्रफल, एरिया, और दूसरा हमने बताया आपको आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, और तीसरा हमने बताया घनत्व, डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया। इसी तरीके से अगर हम बच्चों चाल की बात करें तो चाल भी व्युत्पन्न राशि है। चाल का मतलब होता है स्पीड, चाल का मतलब स्पीड, स्पीड चाल बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय होता बच्चों। दूरी एक लंबाई है, दूरी क्या है, एक लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता, मीटर, और ये समय है, समय का मात्रक होता सेकेंड। तो ये बच्चों होगा मीटर, और नीचे समय का मात्रक होगा सेकेंड, ठीक है, मीटर बटे सेकेंड, या इसको ऐसे लिख दो m/s, मीटर बटे सेकेंड। और बटे को क्या पढ़ते हैं, प्रति पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर मीटर प्रति सेकेंड, या बच्चों ऐसे लिख सकते हो इसको, ये 1 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीटर, और s की पावर 1 है, ऊपर जाएगा s-1, मीटर प्रति सेकेंड, ms-1 मीटर प्रति सेकेंड, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला बच्चों, अगर हम वेग की बात करें, वेग, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। वेग बराबर होता है, फार्मूला आपको याद रखना है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपान समय होता है, टाइम, समय का मतलब टाइम होता है, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन एक लंबाई है, विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो बच्चों यहां पर लिखो मीटर बटे यहां पर सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड, या बच्चों इसको सिंबल लिखें m/s, तो मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, या बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो मीटर सेकेंड की पावर -1, या इसे मीटर प्रति सेकेंड पढ़ेंगे। तो चाल हो या वेग हो, दोनों के मात्रक सेम होते हैं, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर अपान सेकेंड, उसे मीटर सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपने देखा चाल और वेग। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं त्वरण की, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग त्वरण की बात कर लें, एक्सेलरेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय इसका फार्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम को कहते हैं एक्सेलरेशन, वेग बटे समय को कहते हैं बच्चों त्वरण कहते हैं। और वेग का मात्रक अभी हमने निकाला, मीटर सेकेंड की पावर -1, ऐसे तो होगा, मीटर प्रति सेकंड होता ना, तो मीटर सेकंड की पावर -1, और समय का क्या होगा बच्चों, सेकंड की पावर 1, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक ये 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, मीटर सेकंड -2। इसको पढ़ते हैं बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं, या एक काम करो, ये -1 पावर नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा m, और ये s था ही, और एक s और आ जाएगा तो s की घात 2 हो जाएगा, ये -1 पावर है नीचे आएगा तो जुड़ जाएगा, तो s की घात 2 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
क्या पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखो या ms-2 लिखो या ऐसे लिखो, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका त्वरण हो गया बच्चों। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों बल की, किसकी बात करें, बल, ये सब भी उत्पन्न राशियां हैं भाई, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, टोटल हो गई 9। उनके अलावा जितनी भी राशियां हम यहां पढ़ रहे हैं सबको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, सबको व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो बच्चों फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास गुणे एक्सेलरेशन। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक एक नोट करते चलिएगा, फार्मूले याद करते चलिएगा, कैसे व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल रहे हैं उसको आपको तरीका समझना है। जरूरी नहीं आप सारे के मात्रक याद कर लो, मात्रक निकालने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। बच्चों यहां पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का भी हमने निकाला था पीछे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति मतलब बटे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं। इसे बच्चों न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, इसे ही न्यूटन कहते हैं। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है, न्यूटन के। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और उसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगली भी उत्पन्न राशि का नाम है संवेग। यहां पर हम लिख रहे हैं संवेग। संवेग को बच्चों मोमेंटम अंग्रेजी में कहेंगे, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कहेंगे। संवेग बराबर होगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान का मात्रक बच्चों होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। या बच्चों इसे जब आगे हम लोग न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको न्यूटन सेकंड के नाम से भी बताएंगे, इसे ही न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहो या इसी के समतुल्य जो है न्यूटन सेकंड होता है, इसे न्यूटन सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। इसी तरीके से बच्चों आवेग की अगर बात करते हैं, आवेग, आवेग को अंग्रेजी में कहते हैं इंपल्स, ठीक है। आवेग बराबर होता है, सारे सूत्र याद रखिएगा आप सभी लोग। आवेग का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, बल गुणे समय अंतराल या बल गुणे समय होता है बच्चों। फोर्स इंटू टाइम को इंपल्स कहते हैं और बल का जो है मात्रक जो होगा वो बच्चों न्यूटन होगा और समय का मात्रक होगा सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आवेग का जो मात्रक आएगा वो न्यूटन सेकेंड आएगा। ये सब जो है व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग कार्य की बात करें, कार्य बराबर, कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, वर्क बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणे विस्थापन होता बच्चों, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, और ये विस्थापन का मात्रक क्या होगा मीटर, न्यूटन मीटर। तो कार्य की इकाई जो है न्यूटन मीटर होगी। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल के भी नाम से जानते हैं, इसे बच्चों जूल भी कहते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है, तो न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को। इस तरीके से वर्क हो गया। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग शक्ति की बात करें, शक्ति का सूत्र भी याद रखिएगा, शक्ति, शक्ति बराबर होता है बच्चों कार्य बटा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम। कार्य का मात्रक अभी हमने आपको बताया, कार्य का मात्रक बताया क्या होता है बच्चों। यहां पर तो एक जूल लिख सकते हो, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, तो यहां पर जूल लिख दो। अपान में समय का क्या होता है सेकेंड, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों जूल प्रति सेकेंड, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जूल, बटे को प्रति पढ़ेंगे जूल प्रति सेकेंड, या बच्चों इसे वाट के नाम से भी जानते हैं, जूल प्रति सेकेंड, या इसे क्या बोलते हैं वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जूल ना लिखते, यहां पर लिखते कार्य का न्यूटन मीटर, क्या लिखते न्यूटन मीटर
और यहां पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर अपान सेकेंड होता है। और एक चीज अभी हमने बताया था आप लोगों को, न्यूटन जो है, न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर इस जगह हो जाएगा न्यूटन की जगह किलोग्राम, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू एक और मीटर है अपान सेकंड बच्चों। तो यहां पर किलोग्राम मीटर गुणे मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर गुणे सेकंड, सेकंड की घात 3, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात 3 ये भी होगा। तो पावर के कौन कौन से मात्रक होंगे, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होगा, उसे वाट भी कहते हैं बच्चों, शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी होगा, या उसे आगे जब निकालेंगे तो ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की घात 3। सूत्र याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको शक्ति के बारे में बताया। इसी तरीके से बच्चों बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का मतलब होता बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर होता बच्चों बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, ये फार्मूला याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। बल का मात्रक होता न्यूटन और दूरी का मात्रक होता मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक मीटर बगल में है इनटू मीटर। तो क्या होगा बच्चों, मीटर गुणे मीटर, मीटर की घात 2, किलोग्राम, ये मीटर गुणे मीटर, मीटर की घात 2 मीटर स्क्वायर अपान में बच्चों ये सेकंड की घात 2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, बल आघूर्ण का। इसी तरीके से बच्चों दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होगा न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं, इसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसको सेकंड की घात -2 लिख दो, अपान बच्चों ये क्या होगा, मीटर, मीटर से एक मीटर क्या हुआ, सॉरी मीटर स्क्वायर है, यहां से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक मीटर बचेगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ऐसे लिखा रहने दो, ये मीटर की घात 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो मीटर की घात -1, और ये सेकंड की घात -2। तो ये आपका हो जाएगा दाब का, दाब का मात्रक। सूत्र याद रखिए पहले दाब का, बल बटे क्षेत्रफल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेशर का मतलब होता दाब, प्रेशर का मतलब होता दाब, दाब बराबर फोर्स अपान एरिया। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल कहते हैं। और बच्चों यहां पर न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति का मतलब ऊपर -2 पावर कर दो, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 अपान क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम ऐसे लिखा रहने दो, मीटर की पावर -1 चला जाएगा, ऊपर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1, सेकंड की पावर -2। क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह दाब हो गया। इसी तरीके से बच्चों आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन ये बल बटे लंबाई होता है, इसका फार्मूला बल बटे लंबाई। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, लंबाई का क्या होगा बच्चों, मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, बल बटे लंबाई न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा बच्चों। सरफेस टेंशन, इसको जो है अंग्रेजी में बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होगा पृष्ठ तनाव। क्लियर है सभी लोगों को, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ ऐसी राशियां हम लिखने चल रहे हैं जिनके मात्रक नहीं होते हैं,
जिनके मात्रक नहीं है उनको मात्रकहीन राशियां, क्या बोलेंगे, मात्रकहीन राशियां, यूनिटलेस क्वांटिटीज। कुछ ऐसी राशियां हम यहां पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर जिनके मात्रक होते ही नहीं। जैसे पहला है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर मात्रक जिनके नहीं हैं उनकी हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो मात्रकहीन राशियां हैं, जैसे बच्चों विकृति। विकृति का मतलब होता है स्ट्रेन, अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्ट्रेन। विकृति का मतलब स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मात्रकहीन है। इसी तरीके से बच्चों घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। पांचवा बच्चों रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, कोई मात्रक नहीं होता। तो ये मात्रकहीन राशियां हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो मात्रकहीन हैं। फिलहाल यहां पर इतना हम लोग याद रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी जो राशियां होंगी उनके मात्रक बताएंगे, या जो ऐसी राशियां होंगी जिनके मात्रक नहीं होंगे उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज ये पहला लेक्चर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला लेक्चर जो हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोग पढ़ते रहिए, मेहनत से अच्छे से काम करते रहिए। ठीक है। 100% रिजल्ट जरूर आएगा आप लोगों को। ठीक है, मिलेगा अच्छा रिस्पांस। ठीक है, जुड़े रहिए सभी लोग लगातार हमारे ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम से। ठीक है, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद बच्चों।